बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद द सिंगल स्टेप। आज जिस टॉपिक पर लेक्चर डिलीवर किया जाएगा वो है फैमिली लॉज और इसका पार्ट 1। आज बेसिकली फैमिली कोर्ट में ट्रायल करने का जो तरीक़ाकार है एज़ पर एग्जिस्टिंग लॉ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि स्पिरिट ऑफ फैमिली लॉ क्या है, इस लॉ का पर्पज़ क्या था। बेसिकली जो फैमिली मैटर्स थे इनकी एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल के लिए, यानी मैरिज से रिलेटेड और फैमिली मैटर्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट आए उनको अर्ली डिसाइड करने के लिए डिफरेंट लेजिस्लेशंस होती रहीं। क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले ये होता था कि इवन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केसेस भी साल तक चलते थे और इस तरह एक लंबा प्रोसेस होता था जिससे मेल फीमेल दोनों को लॉस होता था। तो इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स आई। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में आया। इसमें वक्तन फ़क्तन अमेंडमेंट होती रही। 2002 में हुई, देर आफ्टर 2015 में हुई। इन सब का बेसिक पर्पज़ एक ही था कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल फैमिली मैटर्स को डिसाइड किया जाए। अब सबसे पहले जब हम फैमिली लॉ की, फैमिली कानून, फैमिली कोर्ट्स की बात करते हैं, एज़ पर सेक्शन 5 फैमिली कोर्ट्स की सर्टन मैटर्स में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इसका जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है जैसे डावर, मेंटेनेंस अलाउंस, बाजू दावा, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, गार्डियनशिप, तकजीब निकाह के केसेस, समान जहेज़, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ। 2015 में अमेंडमेंट के तहत फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मज़ीद इंक्रीज़ की गई। इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ एंड अ चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर, और सबसे मेन जो अमेंडमेंट की गई कि एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा। क्योंकि इससे पहले ये था कि लॉ भी मौजूद था, केस लॉ भी थे कि अगर एंट्रीज 17 कॉलम से रिलेटेड हों तो फिर जुरिस्डिक्शन का इशू बनता था। लेकिन अब 2015 में जो इस एक्ट में अमेंडमेंट आई उसके बाद एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ निकाहनामा, इस पर फैमिली कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। अब सबसे पहले जब हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो दावा कैसे दायर होगा। प्लेंट ड्राफ्ट होगी और उसके बाद फैमिली कोर्ट की प्लेंट के साथ शेड्यूल ऑफ विटनेसेस जिसमें गुहान के नाम और पता दर्ज होगा। ब्रीफ समरी यानी जो जिस्ट ऑफ एविडेंस है वो भी लिखी जाएगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो पास मौजूद हैं उनको साथ लफ किया जाएगा और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो नहीं हैं उनकी रीज़न्स दे के, रेलिवेंसी बता के फ़हरिस्त इनसार दावा के, अर्जी दावा के साथ लफ की जाएगी। ये सारी डिटेल सेक्शन 7 में बताई गई है। फिर इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, यानी बेसिक इसका पर्पज़ है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल चीज़ें डिसाइड हो सकें। इसके तहत जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी ही डुप्लीकेट कॉपीज़ प्लेंट की और इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग जो आपने प्लेंट के साथ लफ की है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब अदालत के पास जब प्लेंट दायर होगी तो फिर कोर्ट ने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पहले ये टाइम था 30 डेज़ कि कोर्ट जो डेट फिक्स करेगी 30 दिन से ज़ायद की नहीं होगी, लेकिन अब उसको कर्टेल करके कि कोर्ट शैल नॉट फिक्स अ डेट more than 15 days for the appearance of defendant। अब डिफेंडेंट को समन कैसे होगा। सेक्शन 8 में इसका तरीकाकार बताया गया है कि डिफेंडेंट्स की समनिंग साइमल्टेनियसली होगी थ्रू प्रोसेस सर्विंग एजेंसी, रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एडी जिसको हम बोलते हैं, ये रजिस्ट्री के साथ एडी लफ की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू कोरियर सर्विस यानी TCS, और चस्पानगी के लिए भी समन सेपरेटली भिजवाए जाएंगे। और अखबार में इश्तिहार, पब्लिकेशन, प्रोक्लेमेशन इन अ न्यूज़पेपर, ये तमाम साइमल्टेनियसली होंगे ताकि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल समनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो समन्स भेजी जाएंगी ये ऑर्डिनरी समन्स नहीं होंगे, बल्कि फैमिली कोर्ट रिक्वायर करेगी डिफेंडेंट से वो रिटन स्टेटमेंट जो डेट फिक्स है, जो अटेंडेंस की डेट है उस पर हाजिर आके अपना जवाब दाखिल करें। अब अगर डिफेंडेंट आता है अपना जवाब दाखिल कर देता है या वो आता है आके सफिशेंट रीज़न देता है फॉर नॉन सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑन फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग,
तो फिर आगे एक लिमिट लगाएगी कोर्ट के लिए कि कोर्ट शैल फिक्स अ डेट, कोर्ट शैल फिक्स ओनली अ सिंगल डेट दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 15 डेज़, यानी जो डेट मुकर्रर की जाएगी वो 15 दिन से ज़्यादा से एक्स्ट्रा नहीं हो सकती। 15 दिन के अंदर अंदर एक जवाब रिटन स्टेटमेंट के लिए डेट फिक्स की जाएगी। अब अगर जो डेट फिक्स हुई है उस पर डिफेंडेंट्स ने अपना जवाब दावा दाखिल नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दिए गए हैं, इसलिए ये मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी ऐसी प्रोविजन जब जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए जाते हैं फिर दैट वो मैंडेटरी प्रोविजन बन जाती है कि डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट शैल स्टैंड स्टॉक ऑफ, कि डिफेंडेंट का जो हक़ दिफा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा अगर वो ऑन द डेट फिक्स, जो मुकर्रर तारीख है उस दिन जवाब दाखिल नहीं करता। अब जब डिफेंडेंट ने जवाब दावा दाखिल करना है उसमें उसने भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है, जिस्ट ऑफ एविडेंस देनी है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं या जिन डॉक्यूमेंट्स पे उसने इनसार करना है उनकी डिटेल साथ लिखनी है। और जिस तरह प्लेंटिफ ने कॉपीज़ प्रोवाइड करनी थी इसी तरह डिफेंडेंट्स ने जितने प्लेंटिफ हैं हर एक के लिए रिटन स्टेटमेंट की, लिस्ट ऑफ विटनेसेस की, जो जिस्ट ऑफ एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स की, यानी तमाम जो चीज़ अपने अर्जी जवाब दावा के साथ वो लफ करेगा उन सब की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रोवाइड करेगा टू डिलीवर द प्लेंटिफ और हिज एजेंट और हिज लॉयर। इसका भी पर्पज़ यही है कि एक्सपीडिशियल डिस्पोजल, कि अब जवाब आ गया, या इससे पहले लॉ में जब अमेंडमेंट आई तो उन्होंने कहा जी कि फैमिली कोर्ट शैल फिक्स इंटरम मेंटेनेंस ऑफ वाइफ और चाइल्ड। कब फिक्स करेगी? ऑन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, जिस दिन पहले दिन डिफेंडेंट आया। अब इसमें ये होता है कि अमूमन कोर्ट्स में जब जवाब दावा आ जाता है फिर मेंटेनेंस फिक्स किया जाता है, रीज़न ताकि दोनों तरफ से जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस हैं कोर्ट के नॉलेज में आ सकें। इस पर केस लॉ भी आ गया, लेकिन जो मेंटेनेंस शुरू करने की डेट है वो वही होगी जिस दिन पहले दिन डिफेंडेंट अदालत में हाजिर आया था, उस तारीख से इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स किया जाएगा। अब इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए गए हैं कि अगर वो ख़र्चा नहीं देगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि डिफेंडेंट का जो डिफेंस है उसका राइट शैल स्टैंड स्टॉक ऑफ, और जो सूट फॉर मेंटेनेंस है टू दैट एक्सटेंट, सूट ऑफ द प्लेंटिफ टू दैट एक्सटेंट विल बी डिग्रीड, उस हद तक डिफेंस क्लोज होगा, डिफेंडेंट का राइट स्टॉक ऑफ होगा और उस हद तक दावा जो है वो डिग्री कर दिया जाएगा। हाँ, जो रिमेनिंग डावर है उसकी बाबत दावा प्रोसीड ऑन रहेगा। अब जवाब दावे के बाद इंटायर मेंटेनेंस भी हो चुका, सारा कुछ हो चुका, फिर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। अब जो 2015 की अमेंडमेंट थी इसमें इस बात पे फोकस किया गया कि एफर्ट्स फॉर कंप्रोमाइज़, कि जो फैमिली कोर्ट है वो इफ़ेक्टिवली एफर्ट करेगी उनके दरमियान कंप्रोमाइज़ की, पॉइंट्स डिटरमिन करेगी, इन पॉइंट्स के ऊपर उनको कंप्रोमाइज़। अगर वो प्री ट्रायल रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स नाकाम हो जाती हैं तो फिर अदालत इशू फ्रेम करके एविडेंस कॉल करेगी। हाँ, अगर दावा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, तो फिर जब मसालियत नाकाम होगी, इन प्री ट्रायल रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स नाकाम होंगी तो अदालत खुला की हद तक डिग्री पास करेगी। अब 2015 की अमेंडमेंट से पहले ये था कि डिफेंडेंट ने डावर वापस करना था, जो डेफर था उसको रिलिंक्विश करना था, लेकिन 2015 की अमेंडमेंट में ये ऑप्शन दिया गया कि जो वाइफ है वो जस्ट उसने 25% प्रॉम्प्ट डावर का सरेंडर करना है और डेफर में से भी वो 50% की इंटाइटल्ड थी। लेकिन अब रिसेंटली फरवरी 2022 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने, ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट ने इमरान अनवर खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब केस में अगेन जो अमेंडमेंट थी इस हद तक उसको सेट असाइड कर दिया है। अब फीमेल वाइफ अगर खुला लेगी तो उसने तमाम जो रिसीव डावर है वो वापस करना है और जो डेफर डावर है वो ऑटोमेटिकली रिलिंक्विश हो जाएगा। अब बात आ गई रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की। हमारा जो प्रोसीजर है कि एफिडेविट आता है प्लेंटिफ साइड से, फिर डिफेंडेंट साइड से, फिर एफिडेविट के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। लेकिन 2015 की अमेंडमेंट में इस बात को भी परमिट कर दिया गया कि एविडेंस थ्रू ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक पार्टी जो है वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है या कहीं दूर रहती है तो उसका भी एक प्रोसीजर बता दिया गया है ताकि एक्सपीडिशियस, ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है इस मैटर को डिसाइड किया जा सके। अब एविडेंस के बाद अगेन एक स्टेज अदालत ने सेक्शन 12 के तहत, सेक्शन 12 के तहत
एविडेंस की कंक्लूड होने के बाद अनदर एफर्ट फॉर कंप्रोमाइज़, लेकिन उसके लिए भी टाइम प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि एक्स्ट्रा डिले ना हो। 15 दिन के अंदर टाइम लिमिटेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, डेट मुकर्रर होगी, एफर्ट होगी अदालत की तरफ से कंप्रोमाइज़ की। देर आफ्टर अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो दोनों तरफ से आर्गूमेंट सुनने के बाद उसको डिसाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें सेक्शन 17A(2)(a) में, सेक्शन 17A की सब सेक्शन 2 में एक नई चीज़ ऐड की गई। अदालत जो है, जो क्लेम पीरियड, जो मेंटेनेंस किसी ने मांगा, एविडेंस आने के बाद उससे भी ज़्यादा मेंटेनेंस मुकर्रर किया जा सकता है। अब जो एनुअल इंक्रीजमेंट है, इस इशू को भी रिजॉल्व कर दिया गया कि अगर फैमिली कोर्ट ने को प्रेस्क्राइब्ड इंक्रीजमेंट नहीं बताई तो ऑटोमेटिकली जो इंक्रीज़ है 10% होगी। अगर तो अदालत ने 5% बता दी, 15% बता दी, दैट इज़ अ डिफरेंट। अगर नहीं बताई गई तो फिर वो 10% के हिसाब से होगी। अच्छा, फैमिली कोर्ट खर्चे के डिटर्मिनेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, बॉडी से, अथॉरिटी से डिफेंडेंट के सोर्स ऑफ इनकम की बाबत एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि बेसिकली फैमिली कोर्ट एक ट्रिब्यूनल है। कोई भी प्रोसीजर जो है फॉर जस्ट डिसीजन ऑफ द केस उसको ऑप्ट किया जा सकता है। अब अगर प्रोसीडिंग्स एक्स पार्टी हो जाएं, उसके लिए भी 30 डेज़ का टाइम है। 30 डेज़ के अंदर एक्स पार्टी सेटिंग असाइड के लिए एप्लीकेशन दायर की जा सकती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब फैमिली कोर्ट में एक्स पार्टी डिग्री होगी तो उसका नोटिस विद इन 3 डेज़ डिफेंडेंट को देना मस्ट है। थ्रू प्रोसेस सर्विंग एजेंसी हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी, कोरियर सर्विस या एनी अदर मोड कोर्ट जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। अगर खुला की डिग्री होगी तो अगर वो एक्स पार्टी है तो डिफेंडेंट को भी नोटिस जाएगा। अगर एक्स पार्टी नहीं है इवन देन फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल को, यानी जो कंसर्न यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे डिग्री की कॉपी भेजी जाएगी। रीज़न बिहाइंड दैट, उसके लिए भी टाइम 3 डेज़ है। पहले 7 डेज़ था, अब कर्टेल करके 3 डेज़ कर दिए गए। इसकी रीज़न क्या है? ताकि जो इफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स का सर्टिफिकेट है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बाद जारी होता है, ताकि अदालत का ऑर्डर वहाँ पे जाए ताकि वो प्रोसीजर भी स्टार्ट हो सके। आज हमने पार्ट फर्स्ट में ये चीज़ें डिस्कस की, तो उम्मीद है कि आप जो इनिशियल बेसिक प्रोसीजर है आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आप हम इसके पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। जो अदर फैमिली लॉज हैं इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी हैं। थैंक यू सो मच।